हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण के इकाई 2 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। यहाँ डिटेल में आपको समझाऊंगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है और उस प्रश्न के उत्तर क्या होंगे। तो वीडियो लेक्चर में आप एंड तक बने रहेंगे। साथ ही साथ इस इकाई का ब्लूप्रिंट भी बताऊंगा, तो इस इकाई पर अंक कितने आवंटित है। तो जैसा कि आपको बता दूं कि इस पूरे इकाई पर अंक जो आवंटित है वो भाई पूरे अंक आवंटित है इस पर 15। जी हाँ, 15 अंक इस पर मिलते हैं। 15 मार्क्स की पूरी जो यूनिट है, इकाई है, जिसमें से आपको एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं वो 2 पूछे जाते हैं, 2 अंकों की। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 अंकों का एक प्रश्न आता है, यानी 2 मार्क्स का भाई 1 क्वेश्चन आएगा। और तो और आपको 3 मार्क्स के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ से आपको एक 5 अंक का भी प्रश्न पूछा जाएगा। एक जो है 5 मार्क्स का जो रहेगा एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर 5 और 3 के 2 मार्क्स के 5 6 5 11 11 और 2 यहाँ पर हो गया आपका 13 और 2 ऑब्जेक्टिव तो 15। तो इस प्रकार से कुल 15 इसका अंक आवंटित है। तो इस इकाई में 15 अंक आवंटित है। चलिए बात करते हैं इकाई 2, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान की पठचर्या एवं महत्वपूर्ण अवधारणाएं। जी हाँ, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सवाल दिया हुआ देख लीजिए कि समाज से क्या अभिप्राय है, समाज का मतलब क्या होता है और मानव के लिए समाज की आवश्यकता एवं महत्व को बतलाइए। चलिए, तो ये सवाल हमारा जो है समाज का हम पहले जान लेते हैं, समाज कहते किसे हैं। तो समाज किसे कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप भाई, समाज की परिभाषा को देखेंगे तो आप समाज क्या होता है भाई, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि समाज के अभाव में मनुष्य का स्वयं अपना कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। समाज में ही मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु भी हमारी समाज में ही होती है, ठीक है। और मनुष्य की शिक्षा भी सामाजिक हितों को लेकर ही पूर्ण होती है। व्यक्ति समाज से संपूर्ण हितों की प्राप्ति करता है। यानी आप सिर्फ जंगल में रहते रहेंगे तो सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो समाज कैसे होगा, यहीं पर आप देखोगे एक प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु जो है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु जो है, एरिस्टोटल जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने कहा था कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता वह या तो देवता है या अथवा पशु है, ठीक है। अरिस्तु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है या तो वह भाई जानवर है, पशु है, या फिर वो देवता के समान है, यानी बहुत ही अच्छा है, देवताओं के समान है, और या फिर पशु है। पशु भी समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं ना, वो भी जंगलों में रहते हैं। तो इस प्रकार ये उन्होंने परिभाषा दी है। तो हम क्या किसे कहेंगे भाई, समाज को। तो यहाँ पर समाज की परिभाषा आप देख सकते हैं। परिभाषा क्या समाज की, देखिए, समाज अनेक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से शांति तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का समावेश पाया जाता है। जी हाँ, इसे ही क्या कहते हैं, समाज। समाज जो है अनेक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से शांति तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का समावेश पाया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं भाई, समाज कहते हैं ना, इसे समाज कहते हैं। तो ये आप समाज की यहाँ पर डेफिनेशन जो है, परिभाषा आपको मिल गई है, ठीक। अब समाज में भाई निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता होती है, इसको भी ध्यान रखिए भाई। समाज में निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता होती है, समाज में कुछ खास तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कौन से खास तत्व हैं, चलो देखते हैं। कि समाज में अनेक संप्रदाय के व्यक्ति चाहिए। जी हाँ, एक ही धर्म के, एक ही जाति के रहेंगे तो सही विकास नहीं हो सकता। समूह में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों की समान आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा हो। साथ ही साथ समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर निर्भरता और सहयोग, यानी एक दूसरे के मदद करते हुए, एक दूसरे की जरूरत बन के ये क्या करें, समाज में रहते हैं, तभी हमको पूरा जो हमारा विकास होगा, समाज विकास होगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा समाज का अर्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख पाएंगे। अगला प्रश्न जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसकी बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों के आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। यानी हड़प्पा जो सभ्यता थी, यानी कि जो सबसे पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यताओं में से एक है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, भाई उसकी बात देख लीजिए। यहाँ पर हड़प्पा के लोगों की आर्थिक स्थिति यहाँ पर देखिए, उसकी बात करनी है। तो भाई हड़प्पा के लोग कृषि करते थे, खेती करते थे। हड़प्पा के लोग शिल्प यानी कि वास्तुकला, मूर्तियाँ वूर्तियाँ बनाते थे। हड़प्पा के लोग व्यापार भी करते थे। और तो और हड़प्पा के लोग जो है इन तीनों कामों में लिप्त थे। तो चलिए हड़प्पा के लोग के आर्थिक कामों की, आर्थिक स्थितियों की बात करते हैं। तो हड़प्पा के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, खेती था, मेन काम तो खेती था। हम पुराने ज़माने में जानते हैं, आप सब भी दिमाग लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने में क्या काम था, मुख्य खेती ही होता था। और वह खेती में भाई गेहूं, जौ, मटर तथा चावल की खेती करते थे, है ना। अभी के जैसा टी, कॉफ़ी, चाय वाय ये नहीं उगाते थे, अनाज उगाते थे वो सब, यानी गेहूं, जौ, मटर तथा चावल की खेती करते थे। उत्पादन का स्वयं उपभोग करने के साथ साथ वे उसका व्यापार भी करते थे। यानी जो उन्होंने उगाया है वो खुद भी खाते थे, साथ ही साथ उसको बेचते भी थे, व्यापार भी करते थे। हर वर्ष बाढ़ से भूमि नमी रहती थी तथा भूमि की उर्वरता बनी रहती थी। यानी अक्सर बाढ़ आ जाया करते थे। पहले बांध नहीं होते थे नदियों पे,
और डैम्स नहीं बने होते थे, तो भाई उनसे क्या होता था, जमीन जो है बार बार बाढ़ से ढकी रहती थी, तो बार बार पानी आता था, बार बार नई मिट्टी बनती थी, तो इस कारण से खेत उपजाऊ थे। अतः सिंचाई के अन्य साधनों को विकसित करना आवश्यक नहीं था, यानी बार बार जब बाढ़ आ जा रही है, भरपूर बारिश हो रही है, तो भाई इरिगेशन सिंचाई करने की अलग से आवश्यकता नहीं है कि मोटर पंप से कुएं से पानी देना पड़े। खेती में प्रयुक्त तो होने वाले औजार लकड़ी के बने होते थे, खेतों को लकड़ी के हल से जोता जाता था, है ना। लोग जानवर भी पालते थे भाई, खेती में जानवर पालन, पशुपालन भी खेती में ही आता है, कृषि में। मोहरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे बकरी, भैंस, बैल, हाथी, कुत्ता तथा ऊंट इत्यादि जानवर पालते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोगों के पास जो सिक्के मिली हैं, जो मोहरे मिले हैं धातु के, उनमें यही सब रहता था। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, कृषि की। अब बात करते हैं शिल्प की। भाई शिल्प कला भी थी वहाँ पर। हड़प्पा के लोग अच्छे दस्तकार थे, यानी कलाकार। वे मिट्टी की, लकड़ी तथा कांसे से औजार, मूर्तियाँ तथा विभिन्न आकृतियाँ बनाते थे। उनके मुख्य व्यवसाय ईंट बनाना तथा राजगिरी थी। जी हाँ, मिस्त्री का काम ईंट बनाना। कुम्हार मिट्टी के बर्तन तथा विभिन्न आकृतियां चाक पर बनाते थे तथा उनमें विभिन्न रंग भरते थे। आपने देखा होगा कैसे चाक, यानी कि वो चरखी जो घूमती है गोल गोल, फिर उस पर मटका बनाते हैं ना, तो वही। तकलियाँ इस बात की ओर संकेत करती हैं कि वे कताई तथा बुनाई में भी निपुण थे। वे विभिन्न डिजाइन तथा आकार प्रकार के आभूषण बनाते थे। ये उनके शिल्प कला की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं व्यापार की। वहाँ के लोग व्यापार भी करते थे, तो भाई व्यापार में नगर संस्कृति, निर्माण, उत्पादन में उच्च कोटि की निपुणता से पता चलता है कि हड़प्पा के नगरों का व्यापार उन्नत था। शहरों के मध्य समृद्ध आंतरिक व्यापार होता था तथा अधिकतर व्यापार सिंधु नदी के जलमार्ग से होता था। पहले गाड़ी घोड़ा वहाँ पर, मतलब ट्रेन बस ये सब तो नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे पानी का, नाव का इस्तेमाल करते थे व्यापार के लिए, है ना। मेसोपोटामिया के नगरों से प्राप्त हड़प्पा की मोहरों से पता चलता है कि वे मेसोपोटामिया के नगर के साथ ही व्यापार करते थे, तो दूर दूर तक, है ना। अतः उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी विकसित था, यानी पुराने जमाने में भी हड़प्पा सभ्यता में भी व्यापार करते थे। कैसा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरे देशों तक। यहाँ के लोग आज अनाज, आभूषण, मिट्टी के बर्तनों का निर्यात करते थे और कीमती पत्थर तथा तांबे की चादर का आयात करते थे। तो ये हड़प्पा घाट के बारे में हो गया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हो गया। अब बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की। भाई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और इसके विस्तार के बारे में बताइए। भाई मुगल का साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। बाबर के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत में बाबर द्वारा लड़ी गई जो लड़ाई थी, उन लड़ाई के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको सारी बातें बताई गई हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पर भारत में मुगल साम्राज्य के बारे में इसकी बात करनी है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी, बाबर, इन सब के दम पर ही मुगल राज्य चला था, तो इनका आपको इतिहास पहले से ही पता होगा कि इनका इतिहास क्या है। आप थोड़ा सा इनके इतिहास अलग से पढ़ लें, यहाँ से ना पढ़ें, यहाँ उतना डिटेल में और कठिन शब्दों में दिया है। तो आप क्या करें, उसको थोड़ा सा यूट्यूब पे थोड़ा सा हल्का सा या गूगल पर सर्च करके बाबर के बारे में जान लें और मुगल कैसे राज्य स्थापित हुआ इसके बारे में आप जान लें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ बतलाइए। राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के क्या क्या भाई उनको शक्तियाँ दी जाती है। तो ये देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्नानुसार है। भाई क्या निम्नानुसार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के सुझाव पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, यानी जितने भी मंत्री बनते हैं भाई उन सब पे हस्ताक्षर, उनके ज्वाइनिंग लेटर पर, नियुक्ति पत्र पर किसका हस्ताक्षर होता है भाई, राष्ट्रपति का। याद रखिएगा राष्ट्रपति का ही होता है। ठीक, राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के जजों को, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति भी यही राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स वाले डिपार्टमेंट के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। जब संसद की बैठकें हो रही हो तथा किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उन्हें कानून की समान मान्यता प्राप्त है। यानी कि किसी विषय पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं, नोटिस लाते हैं कि हाँ इस विषय पर कानून बनाना है, सबको आना है राष्ट्रपति भवन में, है ना। ये ध्यान रखना आपको, पार्लियामेंट में, माफ कीजिएगा, संसद भवन में। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, वो देश के मुखिया है, अतः उन्हें क्षमादान करने का अधिकार भी प्राप्त है। यानी किसी अपराधी को यदि फांसी की सजा है, उम्र कैद की सजा है, तो उनकी सजा को माफी या कम कर सकते हैं, ऐसा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये भाई राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति के वहीं कार्यकाल की बात करें, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी 5 साल तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं एक बार चुने जाने पर।
यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट जिसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, महाभियोग द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये महाभियोग क्या है? संसद भवन में वोटिंग होती है, 2/3 मत अगर कहते हैं कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, 2/3 सांसद अगर कहते हैं कि राष्ट्रपति को हटाना है तो हटा दिया जाता है। इसे ही महाभियोग कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। ठीक, तो ये बात होगी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक, तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अलग से मैं एक वीडियो एमसीक्यूज वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी दोपहर तक, आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज शाम में आपको वीडियो 4 बजे के तक आपको एमसीक्यूज की वीडियो, उससे पहले ही आपको दोपहर में 3-4 बजे तक वो वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो आप मिस मत करें। पूरे जो जितनी भी इकाई है 6 की 6, उन 6 इकाइयों के एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो मैं बनाकर यहीं पर अपलोड करूंगा। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक भी करें। और अगली इकाई 3 और 4 का वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट चेक करते रहें, जल्द से जल्द वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।